पंजाब में एक तीसरे शक्ति को मौका देना जरूरी है। सदियों से ये दोनों मिनिस्टर। सिकंदर लोधी हमने कल पढ़ा था, लेकिन पूरी बात नहीं हो पाई थी। तो सिकंदर लोधी के सांस्कृतिक उपलब्धियों को हमने नहीं पढ़ा था। तो आज उन सांस्कृतिक उपलब्धियों को पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो मैडम अर्चना, एकता कर्मवीर, हेमा। सबसे इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक उपलब्धि है आगरा शहर की स्थापना। आगरा शहर 1451 से लेकर के 1506 तक लगभग 56 साल लोधी सुल्तानों की राजधानी रहा है। आगरा के इस निर्माण की भी एक रोचक कहानी है। ये आगरे का किला है, हालांकि इसको बनाया था अकबर ने। और आगरा फेमस है अपने विश्व प्रसिद्ध कृति ताजमहल के लिए। हेलो मौली, श्वेता। तो ग्वालियर अभियान के बारे में कल हमने पढ़ा। बार बार ग्वालियर पे अभियान करता था ये। और इन्हीं अभियानों के दौरान इसने सर्वेक्षण कर दिया था आगरे का। और इन्हीं अभियानों के दौरान 1504 ईस्वी में, आगरा तो पहले से ही था, लेकिन 1504 में इसको एज ए कैपिटल इसने डेवलप करना शुरू किया। पंद्रह सौ छह में इसको कैपिटल बनाया। अब इसमें क्या सुविधा थी? आगरा का ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन था कि जो रास्ते गुजरते थे राजस्थान, मालवा, गुजरात, इन तीनों मार्गों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस आगरा शहर को बसाया गया था, क्योंकि इसकी व्यापारिक बुद्धि थी। शुरुआत में तो इसने आगरा को एक सैनिक छावनी बनाया था। सुशील जी, अभी बताता हूं आपको, आप कुछ गलत समझ गए। आगरा का अस्तित्व 1451 से लोधी वंश के केंद्रीय मुख्यालय के तौर पे था। लेकिन वो एक विकसित शहर के रूप में नहीं था।
इसको एक विकसित और राजधानी का रूप और किलेबंदी दिया गया है 1504 में। कैसी हो ब्यूटी जी? सदियों बाद आई हो। कहाँ थे इतने दिन? हेलो वीरेंद्र। मैं भी ठीक हूँ। दूसरे क्लासों में आप देखी जाती हैं, मेरी क्लास में नहीं आती। तो आगरा का निर्धारण इसलिए किया गया था। एक इसका और उद्देश्य था कि दोआब में बार बार विद्रोह होते रहते थे, क्योंकि दोआब के किसान बड़े ही अमीर थे। तो विद्रोही अमीरों को भी नियंत्रित करना आगरा को राजधानी बनाने का उद्देश्य था। सुल्तान ने बहुत सारे दूरदर्शी व्यक्तियों की नियुक्ति की और यमुना के दोनों किनारों पर सर्वेक्षण करवाया कि हम अपनी नई राजधानी कहाँ बनाए। नियामतुल्लाह ने लिखा है कि एक बार सुल्तान खुद ही नाव पे बैठ करके आगरा को देखने गया था यमुना के माध्यम से। तो इसके आयोग ने जिस स्थान को सेलेक्ट किया था कि यहाँ पे बनाया जा सकता है, तो वो उसको पसंद नहीं आया। तो वो उसके भी ऊंचे सोच रहा था कि शहर बसाने को, उसके भी ऊंचाई पे। तो नाविक से पूछा, बोटमैन से, कि देखो भाई, एक शहर यहाँ, ये जो प्लेन दिख रहा है यहाँ बन सकता है, और इसके आगे एक राह गुजरती है ना, उस राह के पास भी एक बड़ा सा आपको प्लेन दिख रहा होगा। तो दोनों में मैं चाहता हूं अपना कैपिटल बनाना, किस जगह पे बनाऊं? तो नाविक ने कहा कि आगे राह वाले प्लेन में आप बनाइए। तो सुल्तान मुस्कुराया और बोला कि इसका नाम भी रहेगा आगे राह, और इस तरह से इसका नाम पड़ा आगरा। आपने फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे शहर बसाए। सिकंदर लोदी ने भी अपने नाम से बहुत सारे शहर बसाए थे। सिकंदर लोदी द्वारा बसाए गए शहरों में बहुत सारे शहर हैं, जैसे सिकंदरा, ये बिहार में है सिकंदरा। उन्नाव उत्तर प्रदेश में है सिकंदरपुर। बलिया उत्तर प्रदेश में भी है सिकंदरपुर। आप लोगों में से घर के आसपास भी ये शहर हो सकते हैं। सिकंदरपुर फर्रुखाबाद में भी है, खैरी मध्य प्रदेश में भी है, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में भी है, एक और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, कानपुर में है, सिकंदर राव अलीगढ़ में है, सिकंदराबाद बुलंदशहर में है, सिकंदरा ये इलाहाबाद के पास है, सिकंदरा ये आगरा वाला सिकंदरा उत्तर प्रदेश, जहाँ पे अकबर का कब्र है, अकबर का मकबरा है। इसकंदरा ग्वालियर के पास। हाँ, सिकंदरा के नाम से देवमित्रा का ससुराल है, इसलिए देवमित्रा का आवाज इतना बुलंद है। तो इतने सारे 13 शहर तो इसने बसाए, लेकिन सभी का नाम सिकंदर के नाम से ही रखा है। सिकंदर लोदी ने फिरोज शाह तुगलक की तरह जन कल्याण के भी बहुत काम किए। एकमात्र उसके व्यक्तित्व के पक्ष कट्टरता को हम साइड साइड रख दें, तो जन कल्याण के बहुत सारे भी काम किए उन्होंने। क्या क्या काम किए? जो मोदी जी अभी कह रहे हैं ना कि अनाज वितरण करते हैं गरीबों को, ये काम सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। कच्चे भोजन के लिए अनाज वितरण शुरुआत की थी गरीबों के लिए।
और साथ साथ पक्के अनाज के लिए लंगर की शुरुआत की थी। नहीं नहीं, बस इतना याद रखो, 14 शहर बसाए थे। जो शहर सिकंदर के नाम से आएगा वही बसाया था, एक ही नाम है सभी में। और इसने, जैसे आप जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हो ना, जूनियर रिसर्च फेलो, तो इसने साप्ताहिक, दैनिक और अर्धवार्षिक भत्ते देने की व्यवस्था की थी गरीबों को। फिरोज शाह तुगलक की तरह इसने भी मुस्लिम विधवा लड़कियों को उनका विवाह किया और दहेज देने का प्रबंध किया। अहमद यादगार ने कौन सी किताब लिखी है? वो लिखता है कि जब वो अपने कपड़े और बिस्तर बदलता था तो उसको बेच दिया जाता था, और उससे जो पैसा मिलता था उसको मुस्लिम कन्याओं के विवाह और दहेज में दे दिया जाता था। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी इनका योगदान अविस्मरणीय है। जैसे लेखकों, कलाकारों, कवियों को संरक्षण दिया, और गुलाबी चेहरा गुलरुखी के नाम से फारसी में कविता लिखता था। अहमद यादगार ये भी कहता है कि समस्त प्रदेशों में मस्जिदों का इसने निर्माण करवाया और वहां पे कई अपॉइंटमेंट किए, कुरान पढ़ने वाला, खुतबा पढ़ने वाला, खतीब, सफाई कर्मी, सबके लिए सैलरी रखी, और सर्दियों में फकीरों को कपड़े बेचता था, फकीरों को धन देता था। और जब भी इनका नेशनल फेस्टिवल आता था ना, रिलीजियस फेस्टिवल, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म, मौत, शब बारात, ईद, रमजान, और मुहर्रम महीने की 10वीं तिथि को कहते हैं आशुरे। तो विजयों के पवित्र दिनों में फकीरों की सहायता करने के लिए जो भी काबिल लोग थे इनके राज्य के, उनका लिखित विवरण मंगवाता था और उनके श्रेणी के अनुसार हाफ ईयरली उनको डोनेशन देता था। और एक अच्छा म्यूजिशियन भी था। मीना, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की बुक के चक्कर में मत पड़ो, मैंने सारा का सारा टॉपिक वाइज करवाया है। स्पेशल क्लास में जाओ, लेट्स रिवाइज टॉपिक वाइज सीरीज है पूरी, उसमें एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक हमने कुछ भी छोड़ा नहीं, विद डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो शहनाई का ये शौकीन था। विनीता, तुम वही विनीता हो क्या, या कोई और विनीता हो? विनीता जोशी। स्पेशल क्लास में मिलेगा। हाँ, शहनाई आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? जब रात एक पहर बीत जाती थी तो शहनाई सुनता था, ये शहनाई। तंबूरा और वीणा बजाने के लिए 1500 दिनार में 4 दास इसने खरीदे थे, जो तंबूरा और वीणा बजाते थे। और वीणा भी नॉर्मल नहीं, वीणा का एक इस्लामिक नाम है कानून, 50 तार होते हैं। ये ऊपर वाला है तंबूरा, और ये नीचे वाला है वीणा। इसको भी सुनने का शौकीन था।
और रिजकुल्ला लिखता है कि 4 लोग थे शहनाई बजाने वाले। रिजकुल्ला 10 लोग लिखता है। और ये शहनाई से जो धुन निकाला जाता है उसे कहते हैं मुकाम। तो इन 4 लोगों ने काबदारा, अजाना, हिसी और रामकली, ये मुकाम इसको सुनाते थे। इसने भी एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जो किताबों का ट्रांसलेशन करता था। तो अनेक संस्कृत, ये अनुवाद विभाग की स्थापना इसके पहले भी सुल्तानों ने की थी, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने की थी, बाद के सुल्तानों ने भी की थी। तो संस्कृत के अनेक दुर्लभ ग्रंथों का इसने फारसी में अनुवाद करवाया। संगीत पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब इसके टाइम में पब्लिश हुई, लज्जत सिकंदर शाही। और इनके दरबार में एक बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर वजीर थे बेसिकली, वो मियां भुआ। इन्होंने मेडिकल साइंस से रिलेटेड संस्कृत ग्रंथों को इकट्ठा किया, उनमें से महत्वपूर्ण भागों को चुना और तिब्बती सिकंदर शाही की रचना की। एक और संस्कृत ग्रंथ का आयुर्वेद के संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद, फरहंग ए सिकंदर शाही। रिस्कुल्ला कहता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत में कोई ग्रंथ है ही नहीं। हालांकि मियां भुआ यूनानी दवाओं का जानकार था, तो इसने कहा कि भाई किताब तो लिख दी है लेकिन यूनानी दवाएं भारत में काम नहीं करेंगी क्योंकि यहाँ की जलवायु अलग है। क्योंकि रोग कभी भी होता है तो जलवायु के अनुसार होता है। भारत का जलवायु अलग है, विदेश का जलवायु अलग है। तो कहता है कि पहली बात तो यह कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी। दूसरी बात यह कि उस प्रणाली में उल्लिखित औषधि पौधों की भारत में पहचान करना पॉसिबल भी नहीं था। शिक्षा को भी सिकंदर लोदी ने प्रमोट किया, प्रोत्साहन दिया। हिजबुल्लाह कहता है कि सुल्तान हर रात 70 विद्वानों को अपने बेडरूम में बिठाता था और धर्म और शास्त्र पर चर्चा करता था। और सबसे ज्यादा जिससे चर्चा करता था उसका नाम था शेख जमाल कंबोह, जो इसका मित्र था। ये शेख जमाल जलाली और जमाली के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सियारुल आरिफीन, दीवान और मेहरमा नाम की मशनवी इसकी रचना है। इसके अलावा और भी एक विद्वान थे इसके कार्यकाल में, उनका नाम था मियां ताहिर। ये विभिन्न कलाओं में पारंगत था। तो इसने बहुत सारे विद्वानों को अनुदान दिया। और 2 प्रसिद्ध दार्शनिक तो बाहर से दिल्ली आए इसके इनविटेशन पे, शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्लाह।
तुलाम्बा। इन्होंने इस्लामिक शिक्षा के बेसिक ड्राफ्ट को डेवलप किया। सिकंदर लोदी था तो कट्टर, लेकिन इसके टाइम में हिंदू मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत हुआ, मेल जोल बहुत हुआ। इसके समय की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि प्रशासन का फारसीकरण हुआ है। फारसीकरण समझते हो ना? फारसी, हाँ, तारीख दाऊदी वाले फारसी सिस्टम को इसने भी बलबन की तरह अंग बनाया। फरिश्ता लिखता है कि बहुत सारे कायस्थ इस समय लगे फारसी पढ़ने और फटाफट फटाफट इनकी प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की जाने लगी। सुल्तान खुद भी कहता था हिंदुओं को कि फारसी लिपि में लिखो। तो इसकी और एक विशेषता है कि सुल्तान के महत्व को इसने री एस्टेब्लिश किया, जो इस पद की गरिमा खो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। ये बड़ा स्मार्ट था, सुंदर था। इसके बारे में तत्कालीन लेखकों ने कहा है कि बहुत ज्यादा सुंदर था और हाजिर जवाब था। विनोद प्रिय था, इसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत था। खासकर शेख अब्दुल्ला लिखता है, शेख अब्दुल्ला ने ये एक स्पेशली लिखा हुआ है कि बचपन में ये इतना सुंदर था कि एक सनकी टाइप का फकीर, उसका नाम था शेख हसन मजबूब, मजबूब इससे प्यार करने लगा, इसको लड़की समझ के इससे प्यार करने लगा। बाद में जब बड़ा हुआ तो लड़का निकल गया। तो मजबूब जिसको महबूब समझता था वो मजबूत निकल गया। शराब का भी ये शौकीन था, लेकिन खुलेआम नहीं पीता था क्योंकि कट्टर मुसलमान दिखाना था। न 5 बार नमाज पढ़ता था, न ही रोजा रखता था। फिरोज शाह तुगलक और इसमें डिफरेंस ये है कि एक अच्छा योद्धा था, अच्छा सेना नायक था। फिरोज शाह अच्छा योद्धा नहीं था और पूरा टाइम लड़ाई करता रहा। और इसके टाइम में गुजरात के महमूद बेगड़ा थे, मेवाड़ के राणा सांगा थे, और भी बहुत सारे राजपूत राजा थे। धौलपुर, मंदौर, उदगिर, नरवर, पद्मावती, चंदेरी, ग्वालियर, शर्की, बिहार, बंगाल, गुजरात, इसको चैन से बैठने ही नहीं देते थे। आगरा को इसने बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया, राजधानी बना करके इमारतें बनाई, मस्जिद, सराय, और दिल्ली में अपने बाप का स्मारक बनवाया। ये ग्वालियर का किला है, लेकिन धर्मांधता ने ना इसका सारा गुड़ गोबर कर दिया, इसकी अच्छाइयों पर पर्दा डाल दिया। तो कल मैंने इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी जिसके बारे में मैंने बताया था। इवन कुतुब मीनार के भी ऊपर वाले 2 मंजिलों को इसने मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार की ये 2 मंजिल देखोगे, ये अलग है, वो इसने बनवाया। इसके बाद आते हैं मिस्टर इब्राहिम लोदी। फिरोज शाह ने भी किया था, इसने मरम्मत करवाई थी, बिजली गिर गई थी ना, तो बिजली गिरने से ये 2 मंजिलें टूट गई थी, इसको री बिल्ड किया, इसीलिए ये दोनों डिफरेंट है। लोधी वंश का और पूरी दिल्ली सल्तनत का अंतिम अंतिम सुल्तान है इब्राहिम लोधी।
तो अब हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। तो सिकंदर लोदी के कॉन्ट्रीब्यूशन सभी को समझ में आ गए? किसी को कोई संदेह? कितने लोग कितना परसेंट पहले से जानते थे? वाह नेहा वाह, तुम्हारा परसेंटेज भी रावत की तरह चिपका हुआ है। शॉर्ट में बता दीजिए, इतना लॉन्ग में बता रहा हूं, तुमको शॉर्ट में चाहिए, शॉर्ट में बताऊंगा तो लॉन्ग में चाहिए। शॉर्ट में बताया कि ये गीत संगीत का शौकीन था, बहुत सारे फारसी किताबों की इसने अनुवाद करवाया, बहुत सारी इमारतें बनवाई, आगरा शहर बसाया। आगरा का नामकरण क्यों पड़ा? नामकरण क्यों पड़ा? आगे रहा, नाविक ने नाम रखा। रुको मैं आता हूँ। जैसे सिकंदर लोदी के युद्ध बड़े जटिल हैं, वैसे इब्राहिम लोदी के भी युद्ध भी बड़े जटिल हैं, और इनको भी बड़े ही गौर से समझना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं इनको समझाने की सोच रहा था तो मैं थोड़ा सा चक्कर आ गया था। समझना तो आसान है, समझाना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि इतने षड्यंत्र और इतनी कहानियां हैं इसमें। अब उसको इग्नोर मारना उचित नहीं होगा। तो मेरी पॉलिसी भी है कि मैं संक्षेप वाला काम ही नहीं करता। इब्राहिम लोदी पंद्रह सौ सत्रह से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसका शासन है। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान है। 22 नवंबर 1517 को सर्वसम्मति से सुल्तान बना था।
लेकिन अमीरों ने थोड़ा षड्यंत्र करना शुरू किया, क्योंकि सिकंदर लोधी ने सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर रखी थी, तो अमीर ये नहीं चाहते थे। तो अमीरों ने षड्यंत्र किया कि साम्राज्य के 2 टुकड़े कर दिए जाए, और इब्राहिम लोदी को दिल्ली और आगरा का राज्य मिलना था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था जलाल खां, इसको कालपी से लेकर के जौनपुर तक मिलना था। यानी इन्होंने योजना ये बनाई थी कि ये इलाके ऐसे बांट दिए जाए, ये मिल जाए जलाल को और ये मिल जाए इब्राहिम को। सहमति भी हो गई थी, बंटवारा भी हो गया। जलाल खां जौनपुर में आके अपना राजकाज चलाने लगा। राजकाज चलाने नहीं लगा, राजकाज चलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इसके पहले ये कालपी का राज्यपाल गवर्नर हुआ करता था अपने पिता के टाइम में। तो कालपी थोड़ी देर के लिए रुक के मौज मस्ती करने लगा, भोग विलास करने लगा, शिकार खेलने लगा। और आजम हुमायूं शरवानी का बेटा था फतेह खां। फतेह खां को इसने अपना वजीर बनाया। उसी समय इब्राहिम लोदी के दरबार में खाने जहां लोदी आते हैं। और इन्होंने इब्राहिम लोदी को समझाया कि पागलाए गए हो क्या? अरे कोई अपना राज्य बांटता है, भाई का गला काट देता है, बाप को मार देता है, माँ को मार देता है, तुम खाली अपना राज्य ही बांट के बैठ गए हो। कौन से राजा बनोगे? कल को 4 और आ जाएंगे, बोलेंगे हम भी तुम्हारे बाप के नाजायज औलाद थे, उनको भी बांट दोगे। तुम्हारे अब्बा जान ने क्या क्या गुल खिलाए थे तुमको पता है? इतने सारे शहर बसाए, शहरों में इतनी गलियां हैं, औलाद कितने पैदा किए होंगे, कुछ अंदाजा है तुमको? दुनिया में आए हो तो कर जाओ कुछ ऐसा काम, जिस गली से गुजरो बच्चे बोले अब्बा जान अब्बा जान। इब्राहिम लोदी के दोनों आंखें खुल गई हैं, इस एंगल से उन्होंने सोचा ही नहीं था। बात तो ये राजनीतिक रूप से बुद्धिमानी की थी, लेकिन इसमें छुपा था विश्वासघात। ये भड़का रहा था। इब्राहिम ने कहा कि आपने तो मेरी डबल आंखें खोल दी, अब मैं क्या करूं? कहा कुछ नहीं करो, कालपी में अटैक मारो उसको, वहां मौज मस्ती कर रहा है पापी, और उसको कलपता हुआ मार डालो। इसके पहले कि जौनपुर पहुंच जाए। तो इब्राहिम ने कहा कि वहां जाके क्यों मारें, बेटर है कि उसको बुला के मारें। खाने जहां लोधी का हवा बेटा, अब सीखे हो जाके वैसे ही कर लो, तुम तो मेरे भी चाचा बन गए 2 दिन में। बड़े दिनों बाद आपको याद आया। तो इन्होंने अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति, जो युधिष्ठिर जैसे थे, जैसे महाभारत में युधिष्ठिर सत्यवादी, सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध थे वो, ऐसे भी इनके भी दरबार में थे। उनका नाम था हैबत खां गुर्ग। इनका पूरा नाम था हैबत खां गुर्ग अंदाज। इनके बारे में फेमस था कि ये झूठ नहीं बोल सकते। ब्यूटी तुम 3 क्लास बाद आके ये पूछोगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा? ये लास्ट सीरीज देख रही हो लोधी डायनेस्टी का। खाने जहां लोधी की कहानी तो बहुत पीछे से आ रही है। तो हैबत खां गुर्ग को इब्राहिम ने कहा जाइए और कालपी में जलाल को कहिए
ऐसे तरीके से कहिए कि उसको विश्वास हो जाए, क्योंकि आप सत्यवादी दुबे हैं, कि तुरंत दरबार लौट आए आगरा और उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। तो हैबत खां चले। जलाल को पता नहीं कैसे पहले से ही ये सारे षड्यंत्रों का पता चल गया। और हैबत खां आते हैं, प्रस्ताव देते हैं, जलाल प्रस्ताव को ठुकरा देता है। इब्राहिम को पता चलता है कि उसने आने से मना कर दिया, तो एक प्रतिनिधि मंडल भेजता है। शेखजादा सुल्तान मोहम्मद मलिक इस्माइल और काजी हमीदुद्दीन, 2 लोग जाते हैं, लेकिन ये भी फेल। अब इब्राहिम ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल से काम नहीं चलेगा। इसके पास जितने भी अमीर थे, उन अमीरों को इसने खूब सब जवाब दिखाए कि तुम मेरा सपोर्ट करो, मेरे पक्ष में रहो, और तुमको भविष्य में बहुत सारा पुरस्कार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से। अमीरों के पास, किसी के पास 30,000 सेना, किसी के पास 40,000 सेना। जैसे बिहार का एक राज्यपाल था, उसका नाम था दरिया खान नुहानी, इसका नाम सुने होंगे। नुहानी के पास अकेले 40,000 की सेना थी। गाजीपुर का जागीरदार था नसीर खां। ये नसीर खां तो था जलाल के का आदमी। लखनऊ, अवध के राज्यपाल ये सब साथ छोड़ करके मिल गया जाके इब्राहिम से। 29 दिसंबर 1517 को दोबारा राज्याभिषेक करवाता है आगरा में इब्राहिम। और उसने कहा कि जो जलाल को मैंने राज्य दिया है, वो राज्य है बेसिकली मेरा। अमीरों को पोस्ट दिए गए। अब जलाल को तो जलील होना पड़ गया कि ये तो मेरे भी राज्य पे दावा कर रहा है। जलाल ने अपनी सेना की शक्ति बढ़ानी शुरू की, स्थानीय जागीरदारों को अपने पक्ष में करना शुरू किया, और कालपी ने खुद को घोषित कर दिया सुल्तान जलालुद्दीन के नाम से। इसने भी राज्याभिषेक करवा लिया। अपने नाम का खुतबा पढ़ा, सिक्के जारी किए, और यहां से चला ग्वालियर को जीतने। ग्वालियर हालांकि इब्राहिम के शासन में था। ग्वालियर में आजम हुमायूं सरवानी गवर्नर था। जलाल ने सरवानी को कहा कि मिस्टर सरवानी, आई रिस्पेक्ट यू लाइक माई फादर एंड माई अंकल, एंड यू नो वेरी वेल दैट इट इज नॉट माई फॉल्ट, and I am an honest Muslim, and it is your duty to support me because I am at the path of justice. सरवानी सोचा तो अंग्रेजी बोल रहा है, पढ़ा लिखा लगता है, न्याय व्याय की बातें कर रहा है। तो इन दोनों ने दोस्ती कर ली, जलाल और सरवानी ने। शोले की तरफ मोटरसाइकिल में बैठ कर गीत गाते हुए घूमने लगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे, सिक्के उछालने लगे। और फिर सोचे कि अवध पे क्यों ना अटैक किया जाए, अवध का सूबेदार तो उधर मिल गया है, तो दुश्मन निकला वो। और इन दोनों ने अवध पे अटैक भी कर लिया, अधिकार भी कर लिया। ठीक उसी तरह जैसे शोले में जय और वीरू तिजोरी साफ कर रहे, तो लड़की बीच में आ गई सुंदर, नहीं तो वो साफ करके भाग गए होते। लड़की अगर सुंदर नहीं भी रहती, चाबी देने वाली कुरूप रहती, तो भी भाग गए होते। अब इब्राहिम लोदी ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, ये तो हमारे बगल में ही अधिकार कर लिया इसने। अभी हम क्या करें? तो इब्राहिम लोदी के कुछ भाई जेल में बंद थे। इस्माइल खां, हुसैन खां, शेख दौलत, इनको जेल से रिहा करवाया।
और कहा कि लोहे को लोहा ही काट सकता है। इन तीनों को ऑर्डर किया कि जाओ जलाल के खिलाफ उससे हरा के आओ। लेकिन जल्दी ही इसको शेरवानी ने फोन किया, व्हाट्सएप किया कि भाई देखो भाई, मैं आपसे गद्दारी नहीं कर सकता, मैंने आपके बाप का नमक खाया है। तो सरवानी और इसका बेटा फतह, इन दोनों ने मैसेज किया कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, गलती हो गई। सुल्तान ने खुश होकर के इनको एक रत्नों से जड़ी हुई कटार भिजवाई और खिलत भिजवाया। जौनपुर के भी कुछ अमीर मिल गए इब्राहिम लोदी से। उन अमीरों का नाम था सईद खां, शेख जादा फार्मूली, अब सुल्तान के पास एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी हो गई। सरवानी, आजम हुमायूं लोदी, नशीर खां, नुहानी, इनको इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी सेना कालपी भेजा। किस काम के लिए भेजा? जलाल को मारने। लेकिन वो जमाना कुछ और था, सेना को पहुंचने में महीनों लग जाते थे, पता ही नहीं चलता था सेना आ रही है कि जा रही है। अब ये सेना यहां से रवाना ही हुई थी कि जलाल अपनी सेना लेकर के आगरा की तरफ चला गया, आगरा पे अटैक करने। तो जलाल इधर रास्ते में था, तभी शेरवानी ने कालपी को लूट लिया। विशाल लूट का माल मिला इसको। और आगरा की रक्षा का जिम्मा था मलिक अदम काकर। ऊ की मात्रा मत लगाना, मलिक अदम काकर की। इब्राहिम ने तो कालपी को जीत ही लिया था। उसने कालपी को मैसेज किया कि अपना ये राजसी ठाट बाट छोड़ दो, शाही प्रतीक छत्र आफ्तबगीर नौबत नगाड़ा सिक्का ये सब छोड़ दो, साधारण अमीर की तरह रहने लगो, तो कालपी की जागीर तुमको दी जा सकती है। और जलाल ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, कहा ठीक है, मान लिया। जलाल ने जब एक्सेप्ट कर लिया, फिर इब्राहिम को लगा कि ये तो मैं फिर वही गलती कर रहा हूं जिससे खाने जहां लोदी ने हमको सचेत किया था। इसको हम जागीर दे देंगे, फिर ये षड्यंत्र करेगा, लोगों को मिलाएगा, पैसे बनाएगा, फिर हमको षड्यंत्र करेगा, मारेगा। कहा कि जलाल को नष्ट करना ही उचित है। तो तुरंत व्हाट्सएप मैसेज डिलीट मार दिया इब्राहिम ने, कहा कि हमने ऐसा कोई प्रपोजल दिया ही नहीं था, और निकल पड़ा इसको नष्ट करने। जलाल वहां से सीधे भागा ग्वालियर, और ग्वालियर के शासक से कहा कि मुझे बचा लो। ग्वालियर में कौन था शासक? सरवानी। सरवानी ने कहा कि देखो मेरे दोस्त, बचने की एक ही जगह है सुरक्षित। जलाल ने पूछा कौन सी? कहा जेल। सरवानी ने उसको जेल में डाल दिया, वहां उसकी डेथ हो गई। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है ना, इससे जो अमीर अफगानी थे, अफगानियों में भाईचारे का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अफगानियों में बड़ा ही असंतोष फैल गया कि ये सब अच्छी बात नहीं है। और खाने जहां लोदी ने कहा कि मिस्टर इब्राहिम, अगेन यू आर डूइंग रॉन्ग हियर। इन्होंने क्या रॉन्ग किया अंकल जी? कहा कि तुमने सरवानी को इतना इंपॉर्टेंस दे रखा, उसके बेटे फतेह को इतना इंपॉर्टेंस दे रखा है। वो पहले जलाल से मिल गया तो जलाल जीत गया, बाद में जलाल को मार दिया। तुम्हारे भाई को मारने का हक तुमको था कि उसको था? उसने कैसे मार दिया? वो सुल्तान है कि तुम सुल्तान हो? तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है? इब्राहिम ने कहा हाँ, ये भी बात सही है, पहले क्यों नहीं बताया?
और कहा एक एक एंगल ये है, दूसरा एंगल क्या है, तो तुम्हारे भाई को उसने मार दिया। कहा तो तुम्हारा भाई ही ना, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं कभी। तो राज परिवार के व्यक्ति को एक व्यक्ति मारता है तो वो व्यक्ति ज्यादा स्ट्रांग अपने आप को शो कर रहा है, इससे तुम्हारी ख्याति कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। इब्राहिम ने कहा ये भी बात सही है, पहले क्यों नहीं बताया। कहा तीसरा भी एंगल है इस घटना का। कहा हो क्या। कहा कि सारे अफगानी अमीर ऑफेंडेड हो गए हैं, अफगानियों में किसी ने अपने भाई को नहीं मारा आज तक, और तुम मार दी अपने भाई को। जबकि तुमने जो व्हाट्सएप मैसेज डिलीट किया था उसको पहले ही लोगों ने पढ़ लिया, पहले ही ग्रुप में डिलीट फॉर एवर के पहले ही। तो एक तरफ तो तुम उसको कह रहे हो कि हम तुमको दे देंगे, वो मान भी गया बेचारा, उसके बाद भी तुमने मार दिया। और तुमने नहीं मारा, तुम्हारे नौकर ने मार दिया। कहा अंकल जी ये भी बात तो सही है आपकी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। कहा बेटा सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, ये सरवानी और उसके बेटे फतेह को बुलाओ और उनको मार डालो। कहा वेरी गुड अंकल जी, यही मैं करूंगा। फतेह और सरवानी को बुलाया और जेल में डाल दिया। मारा नहीं, जेल में डाल दिया। इसने मेरे भाई को मारने की जरूरत कैसे की। सही पकड़े सुशील जी। तो फतेह और सरवानी जेल में चले गए, तो सरवानी ने और भी पुत्र पैदा किए थे। एक इसके पुत्र का नाम था इस्लाम खां। इस्लाम को जब पता चला पूरा मैसेज मैसेज का गेम, ये इस्लाम कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था। इसने कड़ा और मानिकपुर में बगावत कर दी। कि मेरे बाप को, मेरे भाई को तोल दो, नहीं तो मैं ईद ईद बता दूंगा। और कुछ और भी थे, जैसे एक का नाम है आजम, हुमायूं लोदी, सैयद खान लोदी। ये इस्लाम खां को सपोर्ट करने लगे और सारे अमीरों ने मिलकर के सुल्तान के खिलाफ अटैक करने की योजना बनाई। इब्राहिम को पहले से ही पता चल गया। एक बहुत बड़ी सेना इसने निर्मित की और ग्वालियर भेज दिया लड़ने। यहां पे एक गड़बड़ी हो रही है। वो गड़बड़ी ये हो रही है कि ये जो सेना ग्वालियर में आई, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही, सारी कहानी गड़बड़। तो गड़बड़ी क्या होगी, भाई भाई को मार रहा है, चाचा भतीजे को मार रहा है। इंसानियत का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, इससे गड़बड़ ज्यादा क्या होगा। अफगानियों ने अपनी संस्कृति को त्याग दिया। कहाँ गया वो मसनद आली, कहाँ गया इसके बाप के बाप का वो सिद्धांत जो कहता था कि मेरी पगड़ी मत उछालो। सेना आती है ग्वालियर के पास, लड़ाई खूब होती है, ग्वालियर की पब्लिक भी लड़ने लगती है, आदर्श सहस्रबुद्धि घायल हो जाता है। लेकिन उसी समय एक संत आते हैं
उनका नाम है संत शेख राजू बुखारी। इन्होंने लड़ाई को बीच में रुकवाया, हस्तक्षेप किया और कहा कि भाइयों बहनों लड़ो मत, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। लोगों ने कहा क्या सॉल्यूशन है, बता दीजिए। इन्होंने कहा कि शेरवानी को छोड़ दो, विद्रोह खत्म। लेकिन अब ये कोई सॉल्यूशन था? ये तो बेकार की बात थी। शेरवानी को छोड़ना ही था तो पकड़ा ही क्यों था? सुल्तान ने तो इसको खारिज कर दिया और भयंकर लड़ाई होती है। सुल्तान जीत भी जाता है, इस्लाम बेचारा मार डाला जाता है, ग्वालियर को लूट लिया जाता है। सुल्तान बड़ा खुश होता है कि ग्वालियर को जीत लिया और दान देता है। हमने अभी तक ये सुना था कि बेचारा पानीपत की लड़ाई में बाबर के जाल में फंस के मर गया। अभी तक तो यही पड़ा था ना। हाय बेचारा, पहला सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। ये इतना कमीना था, इसका मरना ही ठीक था। बेचारा उचारा नहीं था ये। जब सरवानी सुना कि मेरा ग्वालियर बर्बाद हो गया तो बेचारा वो, उसको हार्ट अटैक आ गया, जेल में ही मर गया। अब जब सरवानी मरा तो बिहार का राज्यपाल नुहानी और फार्मूली, इन दोनों ने और बगावत कर दी। फार्मूली ये चंदेरी का राज्यपाल था, इसको भी सुल्तान ने मरवा डाला। अमीरों ने और बगावत कर दी। ये फालतू में लड़ाई करता था नाम कमाने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये लोधी साम्राज्य आपसी गृह युद्ध में फंस के रह गया। ग्वालियर के किले पे इसी समय राजपूतों ने कब्जा कर लिया और ग्वालियर के शासक बने मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर के कब्जा करने के बाद फिर इब्राहिम लोदी ने अटैक किया ग्वालियर के किले पर। लड़ते लड़ते मान सिंह तोमर की मृत्यु हो गई और इसका बेटा शासक बना विक्रमादित्य। राजपूत फिर बहादुरी से लड़े, अफगानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फाइनली ग्वालियर का जो दुर्ग की रक्षा के लिए मान सिंह ने एक और किला बनाया था जिसे कहते हैं बादलगढ़ का किला। बादलगढ़ का किला भी ढह गया। ये चित्र में दिख रहा है बादलगढ़ का किला, यही है। और फिर विक्रमादित्य ने आत्मसमर्पण कर दिया और ग्वालियर को अंतिम रूप से दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया 1518 ईस्वी। ये वही विक्रमादित्य था जो आपने पढ़ा होगा कि पानीपत की लड़ाई में ये भी मारा गया था इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी ने विक्रमादित्य के साथ सद्व्यवहार किया और इसको जागीरदार बना दिया शमशाबाद का। अच्छा, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कल हमने सीखा है ना, वो क्या सीखा है कल पेपर 1 में? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एंड वेन डायग्राम। उसके पिछले 10 सालों में जितने भी PYQ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, इसलिए पेपर 1 की क्लास तो मैंडेटरी है। जिनका जिनका नेट नहीं हुआ है वो पेपर 1 की वजह से नेट नहीं हुआ है, वो पेपर 1 में बड़ा काबिल बनते हैं। वो काबिलियत छोड़ दो, नहीं तो ग्वालियर के किले की तरह आपकी भी किस्मत। ओवर कॉन्फिडेंस लेट हो गएगा।
शमशाबाद का जागीर देने से विक्रमादित्य इंप्रेस हो गया और इतना इंप्रेस रहा जिंदगी भर की 1526 में सुल्तान की तरफ से लड़ते हुए पानीपत की लड़ाई में अपनी जान दे दी। अगर तुम ये बात मजाक में बोल रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये तुम बात इफ यू मीन इट तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारी तरह क्लास में 50-60 बच्चे और मेरी निगाह सब पे। वो फिल्म देखिए पुरानी वाली, 2 आंखें 12 हाथ। वो कैदी जेल से भागते हैं तो जेलर की आंखें उसको हर जगह देखती रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो ग्वालियर का केस था और इब्राहिम लोदी के भाई का केस था और बाकी अमीरों का जो षड्यंत्र था उसका केस था। अब अगला केस है मेवाड़ का। मेवाड़ में भी आपको पता होगा कि जीत नहीं पाया। ये देखो कितना दुर्गम किला है मेवाड़ का। तो इसको सॉल्व करने के पहले 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। बहलोल लोदी के संदर्भ में इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? PYQ आया था। उसने जौनपुर के सर की सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने 48 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। शहद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। बहलोली सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। इसमें गलत क्या है? कोई बात नहीं, आपकी जो इच्छा हो वो क्लास लीजिए, लेकिन क्लास लीजिए, ऐसा ना हो कि ना लीजिए। मदनी सिपाही सिकंदर शाही किससे संबंधित है? यूनानी औषधि, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, औषधीय पौधे। अब हम बात करेंगे मेवाड़ की और मालवा की।
ये मेवाड़ है, ये मालवा है, और ये लोधी डायनेस्टी, लोधी टेरिटरी। मधु, रिवीजन के लिए तो आपके अपने नोट्स और पीडीएफ ही काफी है। हाँ, एनरोल कर लो तो पहले से नोटिफिकेशन आएगा। तो मेवाड़ से संघर्ष, बात यह थी कि भारत में विजय तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक मेवाड़ को हरा नहीं दिया जाता। तो इसलिए इब्राहिम लोदी मेवाड़ पर अटैक करने के लिए उत्सुक हुआ, और इसमें मेवाड़ पे सिसोदिया वंश के शासक थे। और इनका नाम था राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह। तो राणा संग्राम सिंह अपना एरिया बढ़ाते बढ़ाते बदायूं तक, बयाना तक का इलाका जीत लिया था, मालवा की तरफ बढ़ना चाहते थे। और लोधी भी चाहता था मालवा पर अधिकार करना। इसी मालवा को लेकर के इन दोनों राज्यों में टकराव हुआ। हालांकि मालवा का प्रधानमंत्री है मेदिनी राय। मेदिनी राय पर राणा सांगा का समर्थन भी था। इसी को लेकर लोधी और सांगा में दो जगह लड़ाई हुई। इसको कहते हैं खतौली का युद्ध, और दूसरे को कहते हैं बाड़ी का युद्ध। और इन दोनों युद्धों में लोधी पराजित हो गया, इब्राहिम लोधी पराजित हो गया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। एक तो ये घटना है ग्वालियर के बाद। दूसरा, लोधी वंश में जलाली का केस जो हमने आपसे डिस्कस किया, उसका सबसे बुरा इंपैक्ट लोधी डायनेस्टी पे क्या पड़ा? अफगानी अमीरों में आपस में फूट, आपस में संघर्ष। अब जलाली पर विजय हासिल करने से लोधी का दिमाग हो गया खराब, इब्राहिम लोधी का, और वो अहंकारपूर्ण व्यवहार करने लगा। और मतलब अब ये चाहता था अपने अमीरों को दबाना, और अमीर पहले से ही नाराज बैठे थे। अब संबंध और खराब हो गए। इसी बीच दरिया खान नुहानी की भी मौत हो गई, और दरिया खान नुहानी का बेटा बहादुर खान, इसको विद्रोहियों ने अपना लीडर बना लिया। बहादुर खान ने 1 लाख घुड़सवार सेना एकत्रित की और अपने आप को सुल्तान मोहम्मद घोषित किया। खुतबा पढ़वाया, सिक्के चलवाए। और इसको सारे असंतुष्टों ने सपोर्ट भी कर दिया। लाहौर का राज्यपाल है दौलत खान लोधी, इसको सुल्तान इब्राहिम बुलाता है। दौलत खान लोधी भी असंतुष्टों में शामिल था। एक मिनट, प्रीति, ये कम्युनिटी का लिंक है ना, इस पे ज्वाइन कर लो। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए जिनका नहीं हुआ है, और यहाँ पे सारी सूचनाएं हमारी आ जाती है। ठीक है। मम्मी को तुम्हारा मोबाइल चाहिए।
तो दौलत खान लोधी को ये बुलाता है इब्राहिम लोधी अपने दरबार में, लेकिन दौलत खान लोधी डर जाता है कि इसको पता चल गया क्या मेरे इंटेंशन के बारे में और मुझे दंड देगा। और इसको लगता है कि जितने भी बगावती अमीर हैं सबको ये मारने की योजना पर, जो अपने भाई को मार सकता है वो किसी को ही मार सकता है। तो ये खुद नहीं गया, इसने अपने बेटे दिलावर को भेज दिया सुल्तान के पास। लेकिन दिलावर लोधी के पास गया तो, लेकिन रात में ही भाग के वापस आ गया कि वहां भाई खतरा है। अब लोधी को और गुस्सा लगा कि ये तो हद की नाफरमानी है। दौलत खान लोधी को समझ में नहीं आवे कि अब इसको कैसे, इस संकट की घड़ी को कैसे डील किया जाए। इसने अपने बेटे को भेज दिया बाबर के पास एक लेटर लिख करके कि आओ, और यहाँ पे बड़ा हंगामा मचा हुआ है, सारे अमीर असंतुष्ट हैं, सारे चाहते हैं इस लोधी को गद्दी से हटाना, और ये एक जालिम बैठा हुआ है गद्दी पर, उसको हटाओ। और हमको गद्दी पर बिठाओ। ये जो दौलत खान लोधी था, ये तो इससे उद्देश्य रख रहा था कि बाबर को एक हमारा बैकअप मिल जाएगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। इब्राहिम लोधी का एक चाचा था आलम खान लोधी, इसको दौलत खान लोधी ने कहा कि एक हमारे पास ऑप्शन है। तो ये आलम खान लोधी खुद ही पहुंच गया बाबर के पास काबुल, और बाबर से मिला। तो ये वही चिट्ठी बाबर पढ़ रहा है इस फोटो में। ये चिट्ठी किसने भेजा था? दौलत खान लोधी ने। तो बाबर, ये है दौलत खान लोधी। बाबर काबुल के पास भीरा में था, तो उसने मुल्ला मुर्शीद को अपना दूत बनाया और इब्राहिम लोधी के दरबार में भेजा, ये कहलवाने के लिए कि जो प्रदेश पहले तुर्की आधिपत्य में था उस पर बाबर का अधिकार है, क्योंकि तुर्कों का वंशज तैमुरलंग के माध्यम से। तो वो जो पंजाब तक का इलाका है बेटर है वो बाबर को दे दिया जाए। दौलत खान लोधी को बाबर अपना पिता कहने लगा। दौलत खान लोधी ने मुर्शीद को कैद कर लिया रास्ते में ही। ये कैद इसलिए किया कि बाबर को ये लगेगा कि मेरा दूत गया तो लोधी के घर या लोधी के राज्य में, लेकिन वहां से वापस लौट के नहीं आया, इसका मतलब है कि इब्राहिम लोधी ने उसको कत्ल कर दिया। तो बाबर के गुस्से में आग में घी पड़ेगा और गुस्से की ज्वाला और भड़केगी, और बाबर जो कल आक्रमण करने वाला था वो आज आक्रमण कर देगा, यानी आक्रमण का टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये दौलत खान लोधी ने बीच में चाल चली, इसने मुर्शीद को कैद कर लिया। हाँ जी। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर वो जो मैसेज मैंने किया था वो तो सर आपने किस्मत कहा था ना, तो मुझे लगा मुझे कह रहे हैं सर, इसलिए मैंने किया। तो सॉरी सर, आपने किस्मत वो दूसरे सेंस वाली किस्मत कहा था सर। और आपने भी मेरे बात को बड़ी गंभीरता से ले लिया, मैं मजाक किया था। नहीं सर, मुझे लगा कि आप मुझे, मैं पूरी बात नहीं सुनी सर, लास्ट में किस्मत का तो लगा कि मुझे आप कुछ कह रहे हैं सर, क्योंकि मैं भी इधर क्लास से बहुत गायब रही हूँ ना। नहीं, इसमें सॉरी कोई बात नहीं, इट वाज ए लाइट टॉक। और ये एक और सर क्वेश्चन, बाबर की जो स्थिति है सर, हम लोग मैंने हम तो हिस्ट्री से पीछे से बाबर नामा नहीं पढ़े हैं सर, हम 1526 से ही बाबर को जानते हैं। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी?
पानीपत के युद्ध वाली सर, मैंने उसी टाइम से बाबर की मैंने हम लोग जानते हैं, उससे पीछे वो क्या। उसके इतिहास को उसके बाद के उसको जानती है। हाँ वो सर, लेकिन जो हम लोगों ने वेब सीरीज आई थी सर, वेब सीरीज एक आई है बाबर पे। जी हाँ। हाँ सर, उसमें जो बाबर की स्थिति दिखाई है, उसमें तो लगा ही नहीं था कि वो कभी इब्राहिम लोदी पर वो जीतने लायक भी था सर। ऐसा है, ये वेब सीरीज सब काल्पनिक है। मैंने भी देखना बीच में शुरू किया था, एक नई वेब सीरीज है, ये पता नहीं किस पे आई है, शायद हॉट स्टार पे सर, क्या नाम है उसका, और नाम तो नहीं याद आ रहा है सर। जैसे ही कुछ एम्पायर एम्पायर कुछ हाँ नाम था। इम्पायर, द इम्पायर सर, द इम्पायर। वो बॉडी बिल्डर और वो नाटकीय ढंग से दिखाया है ना, तो उसकी ओरिजिनलिटी बड़ी पुअर है। और जो काल्पनिक चीजें उसमें जोड़ जाड़ के उसको मैं वो हरदम भटकता ही रहा, कहीं शासन नहीं मिला, एक जगह बहन उसकी हेल्प करती है। हो गया। IMDb रेटिंग देखो उसकी बड़ी पुअर है। तो मैंने हाँ एक ही एपिसोड में समझ लिया था कि वो बेकार है। उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ इसका इतिहास से लेना देना है, ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है। जी सर। ठीक है ना। तो बाबर मजबूत था अपने राज्य में, इब्राहिम लोदी का टक्कर लेने लायक था। हाँ, अभी आगे हम बात करेंगे। मैं तो ईच एंड एवरी डिटेल आपको बता रहा हूँ, हर एक घटनाओं को तफसील से बता रहा हूँ, कोई भी घटना छोड़ नहीं रहा हूँ। तो अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। जी बिल्कुल। सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। तो आज समय खत्म हो गया, डाउट क्लियरिंग सेशन है नेक्स्ट क्लास, तो बाकी क्या एपिसोड हम उसमें करेंगे, ठीक है। बुक की क्या जरूरत है प्रियंका, मेरा नोट ले लो, वही काफी, वो पढ़ लो, वही तैयार कर लो, वही काफी है। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, तब तक सभी को बाय बाय। बुक लेना ही है तो पप्पू प्रजापति की किताब है, पानीपत से तराइन, या 2 महीने रुक जाओ, मेरी किताब आ गई है तो मेरी ही ले लेना।